चोपड़ा चौराहे के नज़दीक एक गोलीकांड हुआ था, जिसमें एक क्रेटा कार से कुछ शूटर्स उतर के एक यहाँ के जो व्यवसायी हैं जिनका नाम अशोक अरोरा है, उनके ऊपर फायरिंग करने की कोशिश की थी। जवाबी में उनकी तरफ से जो उनके एस्कॉर्ट्स थे या उनकी तरफ से जो उनके बॉडीगार्ड्स थे, उनकी तरफ से भी फायरिंग हुई। और इन पूरी फायरिंग के बीच में एक ऐसा इंसिडेंट बना, और उसमें एक आए हुए 4 आरोपी जो शूटर जो दिख रहे हैं क्रेटा कार में, उनमें से जो 4 आरोपी थे उनमें से एक वहीं पर ही डेड हो गया और 3 वहां से भाग निकले। यहां से हुई थी घटना की शुरुआत। आगे वो जब हमने कार को चेक किया, वो क्रेटा कार, उस कार में से हमको कुछ वेपन्स मिले, वहां से एक एप्पल आईफोन मोबाइल मिला, राउंड्स मिले, कुछ कपड़े मिले, बैग्स मिले। वहां से हमारी विवेचना शुरू हुई। विवेचना के दौरान हमको ये सबसे पहले पता चला कि एक मनासा का एक अहमद है, मनासा का एक अहमद है जिसने वो मोबाइल फोन खरीदा था यहाँ के एक आई सॉल्यूशंस की दुकान से नीमच के। उसको जब हमने हिरासत में लिया तब पूछताछ में पता चला कि बाबू सिंधी, जिसका पूरा नाम जय कुमार साबनानी है, उसने इस घटना को अंजाम दिया था अहमद और बाबू शूटर के साथ मिलके। जो क्रेटा गाड़ी है, जिस गाड़ी से शूटर्स निकल के बाहर शूटिंग कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, वो क्रेटा गाड़ी अनुराग एरन के नाम से पाई गई। अनुराग एरन बाबू सिंधी उर्फ जय कुमार सबनानी का मुनीम रह चुका है और अभी हाल में वो जेल में बंद है सीबीएन के एक एनडीपीएस के प्रकरण में। जब वहां पर हम अनुराग एरन के घर पे गए तो वहां पर जो कैमरे थे उन कैमरों की जांच की, तो उसमें क्लियरली दिख रहा है अनुराग एरन के फादर बाबू सिंधी को, जो कि जय कुमार सबनानी है, उसको गाड़ी की चाबी हैंडओवर करते हैं और वहां से क्रेटा गाड़ी उनके कब्जे में आती है। वही क्रेटा गाड़ी जिसमें से शूटर्स बाहर निकाल के शूटिंग कर रहे हैं। इससे यह साबित हो गया कि बाबू सिंधी इसमें डायरेक्टली रिलेटेड है। अतः बाबू सिंधी को भी हमने हिरासत में लिया। बाबू सिंधी और अहमद से और पूछताछ करने पर यह मालूम पड़ा हमको कि शूटर्स 4 नहीं थे, शूटर्स 6 थे। 2 लोग अलग एक बाइक पे रैकी कर रहे थे और ये सारे के सारे शूटर्स बाबू सिंधी की फॉर्च्यूनर में अहमद के साथ गौतमपुरा थाना है एक इंदौर रूरल में, एसपी महू एक एरिया है इंदौर में, वहाँ महू एक एसपी चार्ज में आता है। उसके अंदर एक देपालपुर सब डिवीजन है, वहां पर एक थाना है गौतमपुरा। गौतमपुरा थाने के अंतर्गत धर्माट एरिया आता है। धर्माट एरिया से ये बाबू शूटर और उसके साथ जो बाकी के साथी थे, वो उस दिन 3 तारीख को फॉर्च्यूनर में आए थे यहाँ पर। यानी फॉर्च्यूनर में 8 लोग कुल आए थे, 6 शूटर्स, एक बाबू सिंधी और एक अहमद। ना केवल इतना, हमको ये भी पता लगा कि इस घटना के पूर्व लगभग जनवरी 10 तारीख से जनवरी 18 तारीख तक 3 शूटर्स यहाँ पर रैकी करने आए थे, जिसमें बाबू शूटर, बाबू फकीर जो कि धर्माट का है, गौतमपुरा थाने का लिस्टेड गुंडा है, उसके साथ आशिक और शहजाद, शाद और शाहिद उसका नाम है। तो ये 3 लोग पूर्व में 8 दिन आकर बाबू सिंधी के साथ और लक्की उर्फ अर्पित सिंगल इनके साथ रैकी कर रहे हैं। जितना हमने इन शूटर से जैसे जैसे बयान ले रहे थे पता चल रहा था, तो इसमें लक्की का भी एक इंपॉर्टेंट रोल सामने आया। जैसे हमने शूटर से और बात की तो अन्य शूटर्स के भी नाम खुले एक एक करके। इनमें शूटर्स के जो नाम है मैं आपके सबके पहले वो बता देता हूं। निसार अहमद उर्फ आदिल, जिसने मोबाइल अरेंज किया था, जो बाबू शूटर के साथ, बाबू सिंधी के साथ जेल में बंद था और जेल में ही इन्होंने इस तरह की प्लानिंग को अंजाम दिया था, जिसके ऊपर 302 का अपराध पूर्व से है। बाबू साबनानी, बाबू सिंधी उर्फ जय कुमार साबनानी, राकेश पिता कश्मीरलाल अरोरा, इनका भी मैं रोल बताऊंगा। अकरम उर्फ वसीम, ये बाबू शूटर का खास आदमी है, जो कि रतलाम का रहने वाला है, जवाहर नगर रतलाम का रहने वाला है, औद्योगिक थाना क्षेत्र पड़ता है। जफर उर्फ गुलफाम और परवेज उर्फ कल्लू मदारी,
जफर और कल्लू दोनों मंदसौर के रहने वाले हैं, मांडे बनाने का काम करते हैं, रुमाली रोटी बनाने का काम करते हैं। और इनका एक साथी है सलीम, जो सलीम का ये काम रहता है, जब भी ये शूटर्स चाहिए रहते हैं इन आरोपियों को, तो सलीम लड़के सप्लाई करने का काम करता है। हाल में हमको इससे रिलेटेड भी काफ़ी और इन्फॉर्मेशन भी मिली है। और इसके अलावा आशिक पिता कुदरत पटेल, जो कि गौतमपुरा का ही है, इंदौर का। और शाद उर्फ शाहिद पिता एजाज हुसैन, जो कि है मूलतः उदयपुर का, लेकिन रहता बाबू शूटर के साथ गौतमपुरा में ही था। इस पूरी घटनाक्रम के पीछे की वजह इंपॉर्टेंट है जानना। इतना बड़ा हादसा हुआ तो उसकी वजह क्या है? सबसे पहली वजह है बाबू सिंधी। बाबू सिंधी एक यहाँ का तस्कर रह चुका है और वो अपना एक वर्चस्व एस्टैब्लिश करना चाहता था। उसका अशोक अरोरा के साथ पूर्व में भी जमीनी विवाद रह चुका है। वो जमीनों की जब खरीद फरोख्त करते हैं तो उसमें कई बार डिस्प्यूट होते हैं, तो उसमें भी। तीसरा, उसको ये भी लगता है कि जितने भी उसके ऊपर अपराध कायम हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उसके पीछे अशोक अरोरा का हाथ हो सकता है। ये एक उसके अंदर ये एक भावना पहले से ही थी कि मुझे इस तरह की घटना को अंजाम देना है। लक्की उर्फ अर्पित सिंघल, लक्की उर्फ अर्पित सिंघल को लगभग 90 लाख रुपए लौटाने हैं अशोक अरोरा को। तो उसकी ये वजह थी कि यहाँ पर जो भी जमीनें वो खरीदना चाहता था उसको उतनी आसानी से वो खरीद नहीं पा रहा था, उल्टा उसको 90 लाख की उधारी थी जो चुकानी थी। अहमद, जो कि बाबू सिंधी के साथ वहां पर जेल में बंद था, और बाबू शूटर, इनको एक ओपनिंग चाहिए थी यहाँ पर आकर इस तरह की घटना करने की, ताकि वो भी अपना एक वर्चस्व एस्टैब्लिश कर सकें, तस्करी में भी इन्वॉल्व हो सकें, जमीनी विवादों में भी इन्वॉल्व हो सकें और फिरौती का काम अपना शुरू कर सकें। राकेश अरोरा, जो कि अशोक अरोरा का भाई है, उसकी उनकी फैमिली डिस्प्यूट्स है, उनके फैमिली डिस्प्यूट इतने हद तक बढ़ चुके हैं, ये पूरा एक ग्रुप बन गया। इस ग्रुप का एक कॉमन इंटेंशन, कॉमन उद्देश्य बन गया, जिसने इस घटना को अंजाम दिया। ये कोई ऐसी घटना नहीं है कि बाहर के सडनली शूटर्स आकर घटना को अंजाम दे, नहीं, ये घटना इस घर की है। एक ग्रुप बनाए, इस ग्रुप ने डिसाइड किया कि अब बाहर के शूटर्स को लाया जाए इस घटना को अंजाम देने के लिए। इसमें जितनों के भी मैंने नाम बोले हैं, इसमें मैक्सिमम लोगों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड हैं। अपराध में जब हम आगे बढ़े, जब हमने इनको हिरासत में लेना शुरू किया, तो इनके पास से हमने हथियार भी जब्त किए, पैसा भी जब्त किया और गाड़ियां भी जब्त की। इसमें जो हमने हथियार जब्त किए हैं उनका आपके पास जो नोट है उसमें हवाला दिया ही हुआ है। 2 12 बोर बंदूकें हैं, 4 देसी पिस्टल है, 32 नग है 12 बोर के जिंदा राउंड, 24 राउंड पिस्टल के हैं जो कि जिंदा राउंड है, 12 चले हुए राउंड हैं और 80,000 रुपये हमने नगद जब्त किया है, जो कि और आगे आने वाले विवेचना में और जब्त हो सकते हैं। इसके अलावा हमने लगभग 9 गाड़ियां जब्त की है, जिसमें सादर गाड़ियों से लेकर हाईफाई गाड़ियां भी है। यहाँ तक कि जो गाड़ी शूटिंग में यूज हुई थी क्रेटा गाड़ी, जो गाड़ी आरोपी को रेकी कराने में यूज हुई थी थार गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी, बलेनो गाड़ी, फॉर्च्यूनर गाड़ी, ये कई सारी गाड़ियां, जिन सेंट्रो गाड़ी, ये स्कॉर्पियो गाड़ी, ये सारी गाड़ियों का हवाला आपके प्रेस नोट में लिखा हुआ है। ये गाड़ियां भी हमने जब्त की है। आपराधिक रिकॉर्ड का हवाला दिया हुआ है। बाबू सिंधी के आपराधिक रिकॉर्ड तस्करी से मुख्य तरह रिलेटेड हैं। आर्म्स एक्ट में भी वो बंद हुआ है पहले। अकरम शाह, इसके आपराधिक रिकॉर्ड हैं। अकरम बाबू शूटर के साथ पहले भी जेल में बंद रहा है और इसके 2 मुख्य 307 के आपराधिक रिकॉर्ड हैं। अहमद, नासिर अहमद जो मनासा का है, उसके ऊपर 302 का पूर्व में अपराध है। आशिक के साधारण मारपीट के 2 अपराध हैं पूर्व के। शाद उर्फ शाहिद का 302 उदयपुर का अपराध है। बाबू फकीर के अपराधों की व्याख्या की नहीं जा सकती, उसके बड़े सारे अपराध हैं, 302, 307, मारपीट, आर्म्स एक्ट, सारे अपराध हैं। इसमें जब ये घटना हुई थी उस समय हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी, जिसमें एडिशनल साहब सुपरवाइजरी ऑफिसर थे और थाना प्रभारी कैंट, थाना प्रभारी बगाना और थाना प्रभारी सिटी, इनका मुख्य पकड़ दकड़ में रोल था। ना केवल इतना, इस टीम में बाकी के भी थाने के कई लोग इन्वॉल्व थे, जैसे सब इंस्पेक्टर असलम इन्वॉल्व था, एएसआई रामपाल इन्वॉल्व थे,
कई सारे लोग इन्वॉल्व थे जिनके मैं नाम बता देता हूँ। इनके नाम जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आज जो हमको सफलता मिली है, इस समय हमने इस केस को क्लोज किया है। इस केस को क्लोज करना, वो जो 8 लोग थे उस फॉर्च्यूनर में जो गौतमपुरा से शुरू होकर यहाँ पर आए थे, वो आठों के आठों हमारी हिरासत में है आज। इसको हम केस को सक्सेसफुली क्लोज करना बोलते हैं। और उन आठों के आठों को हिरासत में लेने के लिए जो टीम ने काम किया है, उस टीम के मैं नाम यहाँ पर लूंगा। टीआई सौरभ शर्मा, थाना प्रभारी कैंट। टीआई योगेंद्र सिंह सिसोदिया, थाना प्रभारी नीमच सिटी। योगेंद्र का रोल काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट रहा है। योगेंद्र और असलम की टीम इतना भागी है, ये ना केवल रतलाम गए हैं, मंदसौर गए हैं, इंदौर गए हैं, गौतमपुरा गए हैं, कोटा गए हैं, उदयपुर गए हैं, प्रतापगढ़ गए हैं, चित्तौड़गढ़ गए हैं। मेरे ख्याल से यहाँ का जो एरिया पूरा हो सकता है ना, वो पूरा इन लोगों ने, असलम, योगेंद्र की टीम, इन्होंने पूरा छान मारा है। यानी जितने भी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर और बदमाश हैं, आप योगेंद्र और असलम को तो सभी लोग जानते होंगे। सभी अच्छे बुरे सभी लोग जानते होंगे। टीआई पुष्पा सिंह चौहान। पुष्पा का रोल मैं बता दूं, पुष्पा जो हमारे थाना इंचार्ज बगाना है, उनका रोल यानी जितनी उनकी बड़ाई की जा सके उतनी कम है क्योंकि पुष्पा सबसे पहले स्पॉट पे आई थी, मुझे याद है। और उतनी ही सिंसियरली पुष्पा ने इतना इस पे काम किया। जितने भी यहाँ पर हमको इतने सारे कैमरा में एविडेंस मिले हैं, जो 2 रैकी कर रहे थे उनके जो 4 लोग शूटर्स थे, वो शूटर जब भागे थे, एक एक का पीछा करके पुष्पा ने ऐसे ऐसे फोटो कवर किए जिससे हम उनको आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन कौन लोग थे, वरना बहुत मुश्किल था। वो मास्क पहने हुए थे। जब वो भागे थे, आगे चल के उन्होंने अपना जर्किन उतार के फेंका था, मास्क उतार के फेंका था, किसी बंगले में गए थे, वहां पर छुप गए थे। तो पुष्पा ने एक एक को, पुष्पा और पुष्पा की टीम ने एक एक को लोकेट किया, कैमरों से उनके फुटेज निकाले और जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई, जब तक हम आरोपी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था थे कौन, आइडेंटिफाई। इसमें पुष्पा का बहुत ही सराहनीय रोल रहा है। असलम, असलम सब इंस्पेक्टर है, एक थाना प्रभारी से कम नहीं मानूंगा, इतना उसने इतना अच्छे से रोल निकाला। और असलम ही था जिसने सबसे पहले इसमें जो सफलता हो सकी है उसको असलम ने कैच किया था बाबू सिंधी को। शिषपाल सिंह लगातार लिखा पढ़ी में काम करते रहे। रामपाल सिंह, शिवराज सिंह कीची, भेरू सिंह, नीरज प्रधान जो कि पूरी टीम है योगेंद्र की, अजीत, आजाद सिंह, आजाद की तो जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है। आपको जहां जहां दिक्कत आएगी, जहां जहां पर लगेगा कि पुलिस यहाँ पर होनी चाहिए, वहां पर आजाद फटाफट पहुंचेगा। मुझे लगता है कि मैंने आजाद को सबसे फास्ट पहुंचते हुए देखा है। कैंट थाना, मूलचंद मार्ग में या कहीं पर भी घटना होती, और कोई मिले ना मिले, आजाद जरूर मिलेगा, फटाफट पहुंच जाता था वो। प्रदीप, प्रदीप हमारी साइबर सेल का मैं इसमें इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि वो जो मोबाइल मिली थी, आईफोन, जहां से शुरुआत हुई थी, हमको ये नहीं पता था कि वो आईफोन किसकी है, कैसे पता। तो वो पता चला हमको उस आईफोन का विश्लेषण करने में, वहां की सीडीआर विश्लेषण करने में, कि इस आईफोन को एक कायनात नाम के लड़की के भाई ने चलाया है। भाई वो क्यों चला रहा है, उसका तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। तो जब उसके भाई को लेकर आया तो उसने बताया ये तो मेरी बहन चलाती थी। जब हमने उसका पता किया तो पता चला कि ये जो है अहमद उसका लवर था और ये पूरा साथ में घूमे थे और उसको पता चल गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो वहां से हमको एक बहुत बड़ी लीड मिली, लेकिन उस लीड की वजह ये थी कि साइबर ने इसको ट्रैक कर लिया था कि ये मोबाइल उसके पास क्यों थी। तो इसमें साइबर में प्रदीप शिंदे और लाखन और कुलदीप, इन सब का नाम होना चाहिए। जितेंद्र सिंह जगावत, नाहर सिंह, आदित्य, राजेश, देवीलाल डीगा, आदित्य गौड़, अजीत कुमावत, प्रशांत, अनुराग, रूपेंद्र, सुरेंद्र, लक्की, मनीष का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मनीष को काफी बड़ी हिंट मिली थी जिससे हमको इस केस में बहुत फायदा मिला। लखन, कुलदीप, प्रदीप, इन्होंने रात दिन रहकर साइबर में काम किया, रात दिन, क्योंकि हमारे पास इतने नंबर आ रहे थे, लगभग नहीं भी तो 100 नंबरों की हमने सीडीआर निकाली होगी, वो भी इतने कम समय में। रविंद्र, धर्मेंद्र, सर्वेश, कारूलाल, मन्नू जाट, गणेश, इन सब का रोल रहा।
जो हमारे नए आईपीएस अधिकारी यहाँ पर आए हैं, जो घटना के बाद आए हैं, लेकिन सडनली उनको इस घटना से रिलेट होना पड़ा, इस घटना में इन्वॉल्व होना पड़ा, इसमें पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करना पड़ा। उनका भी एक सराहनीय रोल है। और हमारे एडिशनल साहब का जो इसमें पूरी तरह से एंगेज थे, यहाँ तक कि एडिशनल साहब खुद मुझे बोले कि सर मैं गौतमपुरा जाना चाहता हूँ इस केस के तहत तक पहुँचना। खुद गौतमपुरा में रहे 3 दिन पूरी टीम के साथ। और ये एक लीडरशिप की क्वालिटी है जब सीनियर ऑफिसर खुद जाना चाहता है स्पॉट पे कि कहाँ से एक्चुअली शुरुआत हुई थी। इसमें कोई आरोपी बाकी है गिरफ्तार के सारे? जी, इसमें 2 आरोपी हमारे अभी बाकी हैं। एक सलीम इस केस में शूटिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन लड़के सप्लाई करने का काम सलीम का था। ना केवल इस केस के लिए, जो हमको एविडेंसेस मिले अकरम के फ़ोन से, उसमें ये समझ में आया कि इनका एक ग्रुप है जो ऐसी ज़मीनों को देखता है जो काफ़ी महंगी है, रतलाम में, मंदसौर में, नीमच में, अन्य जगहों पर, और उस पर ये लोग धावा बोल देते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और उसमें जो खरीदार और बेचने वाला रहता है, उन दोनों से फिरौती लेते हैं। तो उसमें भी सलीम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और दूसरा है लक्की उर्फ अर्पित सिंघल। सर, लकी को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, पुलिस का मुख्य आरोपी था, फिर कैसे फरार हो गया सर? लकी जब हम लकी से पूछताछ कर रहे थे, उस समय लकी का रोल हमको समझ में नहीं आ रहा था। और हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि यहाँ पर जो बाबू सिंधी के साथ जो लोग मिलते हैं, बात करते हैं, क्या वो आरोपी हैं कि नहीं। अगर आरोपी हैं तो आरोपी हम कैसे डिसाइड करें वो आरोपी है? क्या केवल मिलने मात्र से आरोपी हो जाएगा, कि उसका प्लानिंग में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था टेक्निकल और आरोपी के कथन दोनों मैच हो, कि जो बाबू सिंधी बोल रहा है, क्या सामने वाले जिसका नाम ले रहा है वो प्लानिंग में इन्वॉल्व था कि नहीं। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ता गया, जैसे जैसे हम आरोपियों को पकड़ते गए, तब हमको रियलाइज होता गया कि लकी कैसे कैसे इन्वॉल्व है। हमने फुटेजेस निकाले हैं उसको रेकी करते हुए। हमने जो आरोपियों को पकड़े हैं, उनके अलग अलग आरोपियों ने अलग अलग तरीके से लकी का इन्वॉल्वमेंट बताया। जो जब हम सभी आरोपियों को पकड़ ले तो एक माला के फ्रेम में जो अलग अलग दाने रहते हैं, अब वो पूरे हो रहे हैं कि लकी कैसे इन्वॉल्व था। जब तक वो नहीं था तो हम कैसे किसको आरोपी बना दें। तो सर, लकी को पहले कैसे विभाग से पता चल गया, वो फाइनलाइज की थी, वो हर बार तो इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहा होगा पुलिस के सामने, ऐसा इनपुट आपके विभाग से गया होगा? भैया आपको पुलिस आरोपी, आप खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं तो स्टाफ की कुछ रही होगी, कैसे क्लू उसके पास गया तो मुझे पुलिस अब बस आरोपी बना रही तो भग जाऊंगी। तो बस वही है कि उसको समझ में आ गया कि पुलिस नज़दीक है, कि अब मैं बहुत जल्दी आरोपी बन सकता हूँ। और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, जब लकी गया था उस समय पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत ही प्रारंभिक दौर पे थी, और अब हमारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और उसको ये रियलाइज हो गया होगा कि अब इसके बाद मेरा रोल आने ही वाला है। एक भी और आदमी मिला, उस समय हमारे पास पूरे आरोपी नहीं थे, तो जैसे जैसे आरोपी मिलते जा रहे थे उसका रोल खुलता जा रहा था। डेफिनेटली टीम को इनाम काफी इसमें वो आ रहा है कि 2 करोड़ उनको बोला गया था। और यहाँ तक कि बाबू सिंधी ने बोला था कि शेष शूटर को तो मैं इमीडिएटली 10-10 लाख तो इमीडिएटली दे दूंगा, जैसे ही काम हो जाएगा, और उसके बाद मैं सबको खुश कर दूंगा। इस टाइप की बातें आ रही है। 5 लाख इमीडिएटली उन्होंने दे दिए थे। जब पहले रेकी करने आए थे ये लोग, 3 लोग आए थे, बाबू शूटर, आशिक और शाद, तब इमीडिएटली 5 लाख टोकन मनी दिया था। रेसिडेंसी का बता रहे हैं, ये है पूरा कि उस समय 3 तारीख को ये लोग फॉर्च्यूनर से यहाँ पर आए थे। जब फॉर्च्यूनर से ये 6 लोग और 2 लोग 8 लोग, बाबू सिंधी, अहमद और 6 शूटर्स जब आए थे, तो तभी बाबू सिंधी ने बता दिया था कि आज यहाँ पर देव रेसिडेंसी पे काम होना है। अब क्योंकि उस समय अंधेरा था, वहाँ पर शादी चल रही थी, पुलिस की मौजूदगी थी, तो वो उतना उनका वो बन नहीं पाया उस समय। जो कि अच्छा, उसमें भी लकी का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट आया, क्योंकि लकी उसमें बाद में हमको पता चला जब इन्वेस्टिगेशन, कि लकी उसमें पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा था कि अभी आए हैं, जिनको टारगेट किया गया वो अभी आए हैं, अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, वगैरह वगैरह। सर, इनने योजना कहाँ से बनी? जेल में बनी थी। जब बाबू सिंधी जेल में था अहमद के साथ, वहाँ पर योजना बनी थी। उस योजना को अंजाम देने के लिए जब वो जेल से बाहर निकला, इसमें लक्की और राकेश भी इन्वॉल्व है, तो इस योजना को एक्चुअली जो रूप है वो मिला। बाबू राकेश जी के थ्रू मिले। अहमद बाबू सिंधी के साथ जेल में बंद था, और अहमद बाबू शूटर के साथ पूर्व में जेल में बंद रह चुका है, और बाबू शूटर ने ही अहमद की जमानत कराई थी। और अहमद जानता था बाबू शूटर को अच्छे से, उसकी गैंग को बहुत अच्छे से, और अहमद खुद 302 का आरोपी रह चुका है। अहमद को बाबू सिंधी ने 25 लाख देने का वादा किया था,
और उसके अलावा बाबू सिंधी की 2 होटलें हैं, एक फार्म हाउस है और एक उड़ान होटल है, जो वीर होटल है, जो इसमें निम्बाहेड़ा में आती है, जो चित्तौड़गढ़ में आती है। तो वहाँ पर भी वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कई बार आता जाता था। तो वहाँ पर जो जेल में बात हुई थी, उसको अंजाम देने के लिए अहमद ने बाबू सिंधी को बाबू शूटर से मिलवाया था। लोगों से पूछताछ करिए, अब उसका फिगर बताना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। यानी लिटरली हमने बहुत लोगों से पूछताछ करी है, जो पेरोल पे नहीं थे, ये इंटरिम बेल पे थे। बाबू सिंधी जो था वो पेरोल पे नहीं था, वो इंटरिम बेल पे था। वो बेल का ऑर्डर मैंने अच्छे से पढ़ा है। उस बेल के ऑर्डर में उसने अपने बेटे, जो कि पूर्व में एपिलेप्सी का शिकार है, एपिलेप्सी का शिकार है, वो उसमें ग्रस्त है, उसका उसने दिया रीजन कि मुझे इसका इलाज कराना है। और पहला इंटरिम बेल उसको उस पे मिला। जो दूसरा इंटरिम बेल है, उस समय उसके एक भाई की डेथ हो गई थी और ये इलाज कंटिन्यू रखना है। ये दोनों चीजों को बेस पे उसको दूसरी बार इंटरिम बेल मिला। सभी शूटर्स जो चाहते थे इसमें इन्वॉल्वमेंट ये अपनी पहचान उजागर, इनकी पहचान उजागर होती ही, अब चाहते थे वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन उजागर होती ही थी, क्योंकि क्रेटा गाड़ी है वो डायरेक्टली एस्टैब्लिश करती है कि इसमें बाबू सिंधी इन्वॉल्व है। ये भी नहीं, ऐसा हमारे प्लान अभी तक हमारे सामने नहीं आया है कि वो चाहते थे कि वहीं पर ही एग्जैक्टली हो, क्योंकि जैसा कि आपको पहले बताया कि पहले तो देव रेसिडेंसी के सामने का प्लान था। राकेश अरोड़ा ने बाबू सिंधी को फाइनेंस करने के लिए बोला था कि आपको जो बेनिफिट, आपको जो बचा हुआ फाइनेंस है वो मैं सप्लाई करूंगा, आप इसमें आगे बढ़ो। यानी एक फाइनेंशियल सपोर्ट, क्योंकि बाबू सिंधी कई टाइम से जेल में बंद था। बाबू सिंधी कई समय से जेल में बंद था, उसका बिजनेस रुका हुआ था, तो उसको लिक्विड फाइनेंस, ऐसा नहीं कि आपके पास प्रॉपर्टी बहुत है उसको अपन फाइनेंस नहीं बोलते, लिक्विड फाइनेंस की जरूरत रहती है, तो लिक्विड फाइनेंस देने की उन्होंने बात कही थी। सर बाबू सिंधी जब पिछली बार भी उसमें जेल को गए नहीं। उसके साथ में कोई संपर्क नहीं सर ये बाबू सिंधी की स्टार्टिंग बनी वो थी। यस, तो उसने वो जेल में से प्रोवाइड करा दिया। देखिए जैसे अनुराग एरन की क्रेटा दी, क्या अनुराग एरन ने जेल में से प्रोवाइड करी? उसी तरह से बस बिल्कुल वैसे ही ये पूर्व में जो इनके साथी रह चुके हैं बाबू सिंधी के, उनकी जो परिवार वालों को समाव पता है कि ये तो साथ में ही थे, चाहे अनुराग एरन के फादर हो, चाहे पंकज कुमावत की सिस्टर हो, इनको पता है कि बाबू सिंधी के साथ ही थे। तो जब बाबू सिंधी गाड़ी मांगने जाता था तो उनको मना नहीं किया जाता था, ये लीजिए गाड़ी की चाबी। उसको हम उसको और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जनरली ऐसे बड़े जो केसेस रहते हैं आपसी डिस्प्यूट के, जो आपसी डिस्प्यूट के केसेस रहते हैं, उनके जो रीजंस रहते हैं वो जनरली हमारे हाथों के बाहर रहते हैं। चाहे आप कोई भी बड़ा मर्डर देख लीजिए या कोई भी ऐसा बड़ा इंसिडेंट देख लीजिए, उनके जो डिस्प्यूट्स रहते हैं ना बहुत पर्सनल रहते हैं। जैसे इसमें भी डिस्प्यूट जब बाबू सिंधी और अशोक अरोरा का है, या राकेश अरोरा और अशोक अरोरा का है, या फिर लक्की उर्फ अर्पित का अशोक अरोरा के साथ डिस्प्यूट, वो बहुत ही पर्सनल है। हथियार तो सर वो सार्वजनिक रूप से लेके दूसरे है बाहर में नहीं, सार्वजनिक कहाँ लेकर घूम रहे थे? ऐसे दिखा देखो तो ना फिर रहे थे। पुलिस को तो ध्यान रखना चाहिए। और अभी भी मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि 70-80 गाड़ियां अभी नीमच में ऐसी कई सारी गाड़ियां हैं, ना केवल नीमच में, नीमच, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, रतलाम, मंदसौर, इसमें कई सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो ब्लैक ग्लास है, तो बिना नंबर के मिलती है। उसमें हम कईयों पे हमने चालानी कार्रवाई की है। अगर हमारा आप रिकॉर्ड भी देखेंगे तो कार्रवाइयां पिछले सालों से बेटर ही मिलेगी। सर ये हथियार कहाँ से अरेंज करे? इन्फॉर्मेशन निकाली थी अवैध संपत्तियों की। मेरे सामने अभी वो कागज नहीं, लेकिन 6 अवैध संपत्तियां उसकी पाई गई थी, जिसमें से एक अवैध संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, जो उसका फार्म हाउस था। ही किया करता था तो जी डेफिनेटली सफेमा की कार्रवाई ऑलरेडी, उस जो फार्म हाउस है उस पर ऑलरेडी सफेमा की कार्रवाई की गई थी। हमारी तरफ से ये किया गया कि क्या वो इलीगली बनाया गया है, कि विद परमिशन है, नक्शा वक्शा पास है, कि बिना परमिशन बनाया गया है। तो वो हमने जो रेवेन्यू के हमारे जो साथीगण हैं उनको हमने बताया कि बिना परमिशन के बनाया गया। जब उन्होंने जांच की तो यही पाया, और उसके बाद जो कार्रवाई हो सकती है उसको ध्वस्त करने की वो की गई। डेफिनेटली उसकी जो कमाई, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, डेफिनेटली वो अवैध उससे है। इनफैक्ट इसका इतना विश्लेषण किया गया है कि इसकी एक रिपोर्ट ईडी को ऑलरेडी जा चुकी है, ताकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, जिसमें ईडी को पावर्स हैं ना केवल फ्रीज करने के बल्कि सीज करने के। यानी सफेमा सिर्फ फ्रीज होती है,
जब आगे आदेश होता है तब सीज होती है, लेकिन ईडी इमीडिएटली सीज कर सकती है। तो उसकी पूरी लिस्ट अब ईडी को जा चुकी है, इसकी जो पूरी प्रॉपर्टी की। जो बाकी के आरोपी है उनकी भी संपत्तियों का हम चेक कर रहे हैं। जैसे अकरम की संपत्ति का हमने ऑलरेडी पता लगा लिया है जवाहर नगर में, और वो वहाँ के जो हमारे कलेक्टर सर हैं, वहाँ के जो एसपी सर हैं, उनके साथ हमारा ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश हो गया है। और इसमें बाकी के लोगों का भी हम पता कर रहे हैं कि किनकी संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की गई है। और मुझे लग रहा है इसमें जो हमको अकरम के यहाँ से फ़ोन मिला है, जिसमें सलीम, बाबू शूटर, अकरम और ऐसे लोगों का हमको वार्तालाप मिल रहा है, और इसमें और भी लोग हैं जो ऐसी अवैध ज़मीन, जो महंगी ज़मीन है, उनके डिस्प्यूट्स में टांग अड़ाकर फिरौती लेना या उस तरह खरीदी बिक्री करना, वो सामने आएगी तो उसमें भी अलग से कार्रवाई की जाएगी। सर हथियार कहाँ से अरेंज करे थे सर इन्होंने हथियार जो है, एक जो सलीम जिसका मैंने नाम लिया है और बाबू शूटर ने पूर्व के जो उसके पास यानी हथियार जमा थे वहां से अरेंज कर रहे हैं। एक और नाम आ रहा है जिसका मैं नाम यहाँ पर नहीं खोलूंगा क्योंकि हमने यहाँ पर नहीं खोला है, उसकी भूमिका आ रही है जिसको हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम चेक कर रही है। हथियार उसको सप्लाई किया था, अब हमको ये देखना है कि पर्टिकुलर अभी सप्लाई किए हैं कि पहले सप्लाई किए हैं। इस तरह के कुछ और नाम खुल सकते हैं। ये सभी मुख्य जो 4 लोग शूटर थे, जो 2 लोग बाकी के बाइक, जो बाबू सिंधी की बाइक थी एवेंजर बाइक, उस पर बाकी के 2 शूटर रैकी कर रहे थे इर्द गिर्द में, और बाबू सिंधी खुद और उसके साथ जो अहमद था जिसने प्लान बनाया था जेल में, ये पूर्णतः मुख्य हैं। लक्की ने पूर्णतः उनको रैकी में मदद करी है, लक्की और अर्पित ने पूर्णतः उनको रैकी में मदद करी है, तो ये तो पूर्णतः डायरेक्ट है, इनमें कोई